वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लासेज। और ये उच्चतम न्यायालय का जो हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड पार्ट है। और इसमें आज आप देखेंगे कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या हैं। अब क्षेत्राधिकार का मतलब आपको ये समझना है कि जो उच्चतम न्यायालय है वह किस क्षेत्र तक अपनी जो सीमा है तक उस तक काम कर सकता है, या इसके अंदर क्या क्या शक्तियाँ हैं जो इसमें समाहित होती हैं। क्योंकि ये क्षेत्राधिकार के बाद फिर हम पढ़ेंगे शक्तियों के बारे में। तो फिलहाल देखिए कि मोटे तौर पे सर्वोच्च न्यायालय है, जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट, उस सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार एक तो होता है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। एक होता है अपीलीय क्षेत्राधिकार, एक होता है सलाहकारी या सलाहकार क्षेत्राधिकार, ठीक है ना। तो जैसे आपको ये चीज़ें ध्यान रखना है। उससे पहले आपको अभी ये तो पता होगा कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आप देख सकते हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। चलो आगे देखिए, एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, आप इस चीज़ को ध्यान रखना है। एकमेव क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है वो ध्यान रखना है। यानी ऐसे अधिकार जिसका सुनवाई का अधिकार सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय को है, या ऐसे कोई विवाद जिसको सीधे तौर पे हम संपर्क करते हैं सर्वोच्च न्यायालय से। तो ध्यान रखना, एकमेव का मतलब होता है कि अगर संघ व राज्यों के मध्य झगड़ा है, संघ और राज्यों के मध्य विवाद है, तो ध्यान रखेंगे संघ और राज्यों के मध्य विवाद है तो उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय में होता है। और इसको कहते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। क्या कहते हैं? एकमेव क्षेत्राधिकार। ये आप ध्यान रखेंगे इसको। दूसरा यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपस में राज्यों के मध्य विवाद है। अब राज्यों के मध्य विवाद का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना, जैसे केरल और तमिलनाडु के बीच में देखें तो कावेरी नदी के पानी को लेकर विवाद होता है, तो वो आपस में दो राज्यों के मध्य विवाद है, तो इसका निपटारा भी सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सर्वोच्च न्यायालय में इसका निपटारा होता है। जो इस तरह से इसको कहते हैं एकमेव क्षेत्राधिकार। क्या कहेंगे? एकमेव क्षेत्राधिकार। अब ये समझ में आ गया। दूसरा है समवर्ती क्षेत्राधिकार। समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब है कि आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब ये है कि मौलिक अधिकार, जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उन मौलिक अधिकारों की रक्षा, उस मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व, संरक्षण का दायित्व किसे दिया गया है? हाईकोर्ट को दिया गया है। और इसके लिए अनुच्छेद, आपको ध्यान होगा, अनुच्छेद 32 फर्स्ट के अनुसार समवर्ती क्षेत्राधिकार का मतलब है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा और संरक्षण का दायित्व सुप्रीम कोर्ट को दिया गया। वैसे हाई कोर्ट के पास भी है, लेकिन वो 226 में आता है। अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों की रक्षा है या उसके संबंध में रिट जारी करने का है, वो अधिकार उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट को होता है, और उसको हम कहते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। तो अब ध्यान रखना, समवर्ती यानी आप मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आप खुद स्वयं भी डायरेक्ट कहाँ पर सुनवाई करवा सकते हो? उच्चतम न्यायालय में। तो ये होता है समवर्ती क्षेत्राधिकार, और यानी मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और अनुच्छेद 32 के अनुसार मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय 5 रिट जारी करता है। कितनी रिट जारी करता है? 5 रिट जारी करता है। और वह रिट है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार प्रसार, प्रतिषेध, परमादेश। इस तरह से जो ये है वह मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए होते हैं। तो ये अलग से उसके बारे में समझा देंगे। फिलहाल आपको ये समझना है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार यानी फर्स्ट ऑफ सीधी केस दायर या सुनवाई होती है, वो ऐसे दो मामले हैं। एक तो एकमेव क्षेत्राधिकार यानी राज्यों व संघों के बीच विवाद है या राज्यों के मध्य है, या समवर्ती क्षेत्राधिकार मतलब मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। अब दूसरा उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, तो वो क्या है? अपीलीय क्षेत्राधिकार। क्या है अपीलीय क्षेत्राधिकार? इसको आप ध्यान रखें यहाँ पे, संवैधानिक यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि आप अपील यानी हाई कोर्ट के खिलाफ या उसके विरुद्ध अपील है वह उच्चतम न्यायालय, उच्चतम यानी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कब कब कर सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कि आप हाई कोर्ट से उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं उच्चतम न्यायालय में। लेकिन इसमें उच्चतम न्यायालय में अपील करने के लिए क्या क्या क्षेत्राधिकार हैं, किस व्यवस्था तक आप उसको वहां पे अपील कर सकते हैं? तो पहला है संवैधानिक क्षेत्राधिकार। अब संवैधानिक क्षेत्राधिकार क्या है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे।
यहाँ पे कहा गया है कि संवैधानिक क्षेत्राधिकार को आप ध्यान रखना है कि संवैधानिक मामलों में संवैधानिक मामलों में ये कहने का मतलब है, जैसे एक केस है जो राजस्थान के हाई कोर्ट में चल रहा है और उस केस के विवाद में ऐसा आ गया कि इस विवाद का निपटारा करते समय संविधान में किसी धारा का लेकर वर्णन किया जाता है। यानी केस को लड़ते समय जब ये देखा गया, क्या देखा गया कि भाई इसमें तो संविधान की कुछ मुख्य धाराओं के बारे में प्रश्न आ रहा है, यानी ये है कि इसमें संविधान को बदलना या संविधान से संबंधित व्याख्या का प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण कानून निर्माण संबंधी कोई प्रश्न है, तब वह जो उच्चतम न्यायालय है उसके वहाँ पे इसकी सुनवाई हो सकती है। कहने का मतलब है खुद हाई कोर्ट लिखित में ये कहेगा कि भाई ये जो मेरे पास मामला है या जो विवाद है उसमें कोई कानून को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न है वो बन रहा है या विवाद है, तो ये सुनवाई है वो किसके योग्य हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट के। या फिर व्यक्ति खुद भी इस तरह की व्यवस्थाओं से अगर यानी वो अपील करना चाहेगा कि हाई कोर्ट के विरुद्ध, तो उच्चतम न्यायालय में करेगा। तो संवैधानिक मामलों में विवाद के जब लड़ते कोई ऐसा मामला आ जाए जिसमें प्रश्न है संवैधानिक को स्तर को लेकर, तब दीवानी का मतलब है संपत्ति संबंधी मामले, ये आप ध्यान रखेंगे, संपत्ति संबंधी मामले यानी पैसों को लेकर। तो पहले ये व्यवस्था थी, आप ध्यान रखना है कि पहले संपत्ति यानी दीवानी संबंधी मामलों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में तभी जा सकते थे जब कोई पैसों का मामला हो जो 20,000 से अधिक का हो, यानी ऐसा कोई विवाद जहाँ पे पैसों की लिमिट 20,000 से ऊपर है, तभी आप सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले को लेके जा सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ पे ये इसकी सुनवाई कर सकता है। लेकिन वर्तमान में ये लिमिटेशन हटा दी गई है, अब पैसों को लेकर आप भले 5,000 के लेकर कोई विवाद है, दीवानी मामला यानी 5,000 को लेकर या 10,000 को लेकर कोई विवाद है और उसमें हाई कोर्ट ने आपको निर्णय दिया, आप उससे संतुष्ट नहीं है, तो दीवानी मामलों के तहत अब आपको ये या उस सर्वोच्च न्यायालय का ये भी क्षेत्राधिकार है कि वह पैसों को लेकर कोई भी व्यक्ति है वह सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपना केस दायर कर सकता है। कहने का मतलब पहले ये था कि 20,000 तक के ऊपर का मामला हो तभी सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता था, लेकिन अब सुनवाई पैसों को यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया। अगर दीवानी मामलों को लेकर कोई व्यक्ति हाई कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ये ध्यान रखना है। तो ये इसको लेकर दीवानी यानी आप अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। पहले 20,000 लिमिट थी, लेकिन अब ये लिमिट है वो हटा दी गई है और इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये जब प्रश्न आए तो इस तरह का जब विवाद हुआ करता था तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना। अब ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो 20,000 लिमिट थी, ठीक है ना, वो हटा दी गई। 30वें संशोधन, आप ये इस चीज़ को इम्पोर्टेंट ध्यान रखेंगे, 30वां संशोधन हुआ था और ये हुआ था 1972 के द्वारा, जो आप दीवानी मामलों को लेकर सीधे हाई कोर्ट के विरुद्ध सीधे अपील कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। तो इसके लिए आपकी मामला है वो 20,000 से ऊपर का होना चाहिए था, लेकिन अब वो कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि 32वां संशोधन हुआ, 30वां संशोधन 1972 को अब कहा गया कि आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के खिलाफ या डायरेक्ट ही आप सीधा सुनवाई के लिए वहाँ पे अपील दायर कर सकते हैं। उसके लिए 30,000 की लिमिट हटा दी गई है। और ये कब ये हुआ था, यानी 20,000 लिमिट है वो हटा दी गई है, ये 30वें संविधान संशोधन 1972 के द्वारा। फिर फौजदारी लड़ाई मारपीट वगैरह, ठीक है ना, लड़ाई और मारपीट वगैरह, इसका ऐसा कोई विवाद है, आपराधिक मामले, ठीक है ना, तो इसके लिए आप सीधा कहाँ पे, यानी ये कह सकते हैं कि किसी फौजदारी मामले में किसी को सजाए मौत दी गई है, सजाए मौत यानी मृत्यु दंड दिया गया। क्या दिया गया है? मृत्यु दंड दिया गया है। तो इसके लिए आप सुनवाई हाई कोर्ट के खिलाफ कहाँ कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, या खुद हाई कोर्ट ही ये कह दे कि ये जो मामला है यह एक तरह से कहाँ सुनवाई के योग्य है, सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर इसकी सुनवाई करने के ये योग्य मामला है, तो वह खुद जो अपना जो राजस्थान हाई कोर्ट कहे या जो भी जिस भी राज्य के हाई कोर्ट है, वह खुद ये प्रमाणित कर लिखित में कहे कि इसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, तब वो मामला यानी तब वो अपील हम फौजदारी के विरुद्ध अपीली क्षेत्राधिकार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं।
या इसका मतलब दो रीज़न हो गया, एक तो ये सजाए मौत दिया गया हो या खुद हाई कोर्ट ये जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट में भेजे, तब अपील हम कर सकते हैं। ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर है विशेष अपीली क्षेत्राधिकार में विशेष क्षेत्राधिकार क्या आता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना है। विशेष में ये होता है कि आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी अधिकारों को लेकर कोई प्रश्न हो, अधिकार को लेकर कोई प्रश्न हो, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यानी कहने का मतलब अपील के संबंध में इसके अलावा कोई ऐसा विवाद, नया विवाद आ गया जो न तो संवैधानिक मामलों में आ रहा है, न दीवानी मामलों में आ रहा है और न फौजदारी मामलों में आ रहा है, ऐसा कोई विवाद है जिसके लिए आप हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करना चाहते हैं, तो वह विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ये विशेष अपीलीय क्षेत्राधिकार में क्या होगा, तो ध्यान रखना, वह मामले जो संवैधानिक, दीवानी या आपराधिक मामलों के अलावा है, या फिर ये एक विवेकानुसार शक्ति है जिसका उपयोग अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता, यानी किसी भी फैसले में इसका मत और अंतरिम जो फैसला है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में होता है। तो ये तो हो गया अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी किस किस मामलों में आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए सलाहकारी क्षेत्राधिकार। सलाहकारी क्षेत्र का अधिकार है कि जब राष्ट्रपति, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ गया है तो इसको यहाँ पे इरेज कर लेता ताकि ये बेहतर समझ में आएगा। राष्ट्रपति किसी कानूनी मामले पर उच्चतम न्यायालय से सलाह या परामर्श मांग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप ध्यान रखेंगे। सलाहकारी क्षेत्राधिकार का मतलब है कि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को भी सलाह दे सकता है। अगर राष्ट्रपति को कभी किसी ऐसे कानून पर, ऐसी कोई न्यायिक व्यवस्था, जैसे कोई न्यायिक समस्या उसके सामने आ गई है, यानी जिस पर फैसला देना हो, राष्ट्रपति के पास ऐसा कोई मामला आ गया जिस पर राष्ट्रपति को भी फैसला लेना है, तो वह कन्फ्यूजन है, तो इसके लिए वह उच्चतम न्यायालय से इस किसी विवाद पर वो सलाह मशवरा मांग सकता है, यानी परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है। तो ये सलाहकारी क्षेत्राधिकार, यानी उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को सलाह देगा, तो ये कौन से अनुच्छेद के तहत वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 143, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बाध्यता नहीं और जांच नहीं। इस चीज का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगी, तो ये जरूरी थोड़ी ना है, मतलब बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि मतलब सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना ही पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। अगर उच्चतम न्यायालय ये समझे कि हाँ इस मसले पर मुझे सुझाव देना चाहिए तो दे सकता हूँ, वरना कोई धार्मिक मसला हो तो उस पर, या ऐसा कोई विवादिक मसला हो तो उस पर उच्चतम न्यायालय चुप भी रह सकता है, यानी उसकी बाध्यता नहीं, वो अपनी इच्छा पर ही राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है। और उस जो राष्ट्रपति को जो सलाह दी है उसकी किसी भी जांच या आलोचना नहीं हो सकती है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार क्या है। और अगर इंपॉर्टेंट लग गया, वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम पढ़ते हैं जस्ट आगे राष्ट्रपति की और कुछ जो शक्तियां हैं, उस शक्तियों के आगे हम या शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। तो हम अन्य शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमने उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को समझ लिया है। अब देखिए कि शक्तियों के बारे में और देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है अभिलेख न्यायालय क्या है, और इसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 में बताया गया है, ठीक है ना। अभिलेख न्यायालय का मतलब होता है कि जो भारतीय शासन व्यवस्था है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था, एक बार यहाँ पे देख लीजिए, भारतीय संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था वह कैसी है, न्यायिक व्यवस्था है वह एकीकृत है। कैसी है, एकीकृत, ठीक है ना। न्याय व्यवस्था कैसी है, एकीकृत, यानी सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है। इसके बाद इसके अंतर्गत आता है हाई कोर्ट, जिसको कहते हैं उच्च न्यायालय,
क्या कहते हैं, उच्च न्यायालय। फिर इसके बाद इसके अंडर में आता है डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको कहते हैं जिला न्यायालय। ठीक है। इसके बाद इसके नीचे आता है अधीनस्थ न्यायालय, जिसको सबऑर्डिनेट कोर्ट कहते हैं, यानी अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय। तो इस तरह से भारतीय शासन व्यवस्था में एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि न्यायिक व्यवस्था खुद का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और ये अलग स्ट्रक्चर है जिसमें न्याय व्यवस्था कैसे एकीकृत, यानी सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर होता है, फिर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस पर जो फैसला दिया है, ठीक है ना, और ऐसे ही केस कोई आ जाए है अगर हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो हमेशा ध्यान रखना कि जैसा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था उसी फैसले का अनुसरण करते हुए बाकी भी अपना फैसला सुनाते हैं, यानी इसके फैसले हर कोर्ट के लिए साक्षी के रूप में होते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज को ध्यान रखना। इसका मतलब है कि अभिलेख न्यायालय का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी न्यायालयों के लिए, बाकी न्यायालयों में साक्षी के रूप में माने जाते। ये चीज ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी न्यायालयों में साक्षी के रूप में माने जाते हैं, यानी अभिलेख के रूप में, यानी जो फैसला एक बार सर्वोच्च न्यायालय दे दिया बस वो फाइनल हो गया, और उसी को सब अनुसरण करते हैं। और ये वर्णन किया अनुच्छेद 129 के अंदर। अब न्यायिक सक्रियता, न्यायिक सक्रियता क्या है वो आप समझ लीजिए, ठीक है ना, कि न्यायिक सक्रियता क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को आप समझ लेना। न्यायिक सक्रियता की जो व्यवस्था है वह 1970 के आसपास शुरू हुई थी, और न्यायिक सक्रियता का मतलब है कि जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वो ज़्यादा एक्टिव होकर काम करती है, ठीक है ना। पहले क्या था कि उसके क्षेत्र में जो काम आता था वही करता था, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि जन सामान्य की समस्याओं को अगर सरकार तक नहीं पहुंच पा रही तो वे अपनी समस्या है वो कहाँ लेके आएंगे, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में सीधे लेके आए तो सुप्रीम कोर्ट उनके विवादों की, उनके मामलों की सुनवाई कर सकता है। तो इसलिए न्याय है, न्यायिक व्यवस्था है वो ज़्यादा एक्टिव हो गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले 1970 के आसपास की हम बात करें तो पी.एन. भगवती जो सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख थे, तो उन्होंने एक डाक पोस्ट पर ही सुनवाई कर दी थी, यानी खुद प्रत्याशी स्वयं नहीं आ सकता है तो उसके लिए सुनवाई वे खुद डाक पोस्ट को माध्यम मानकर भी सुनवाई करते हैं। यानी अब सरकार के कार्यों को अगर वो कोई नहीं कर पा रही है तो वो कार्य भी हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो करते हैं। तो ये कहलाता है न्यायिक सक्रियता, ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना है। फिर है न्यायिक पुनरावलोकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का जो ये व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है, USA अमेरिका से ये न्यायिक पुनरावलोकन का जो पावर है या शक्ति है वो भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है ना। जो ये ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था 131 और 132 के आसपास इसका वर्णन किया गया है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसका मतलब क्या होता है कि संघ के कानूनों की जांच व वैधानिकता परीक्षण तथा असंवैधानिक घोषित, इस चीज को ध्यान रखें। जैसे एक बात होगी सिंपल सी कि मूल अधिकार या भारतीय का मूल अधिकार है सबके लिए, लेकिन एक कह सकते हैं कि सरकार ने ऐसा रूल्स बना दिया कि आपको 24 घंटे मास्क पहन के घूमना है, तो ये गलत हो जाता है। ये मौलिक अधिकारों को लेकर हरना नहीं, क्योंकि सरकार ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जिससे लोगों की स्वतंत्रता का हनन हो जाए। तो फिर क्या करेगा, उच्चतम न्यायालय संघ के कानून की यानी केंद्र के कानूनों की जांच करेगा, ठीक है ना,
और यानी वैधानिकता परीक्षण करेगा और परीक्षण के बाद वो उसको लगे, न्यायालय को लगे कि भाई सरकार के ये कानून है वो सही नहीं है, इलीगल है, तो उस कानून को जो उच्चतम न्यायालय है वो क्या घोषित कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर देगा। और राज्य सरकार के द्वारा भी अगर ऐसा कानून बनाया गया है जो संविधान के अतिक्रमण कर रहा है या मौलिक अधिकारों के हित में नहीं है, तो हाई कोर्ट भी उन राज्य सरकार के कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ये है न्यायिक पुनरावलोकन। या दूसरा एक और है कि खुद न्यायालय ने जो फैसला दिया था पहले, ठीक है ना, उस फैसले पर कुछ अधूरे साक्षी के बाद वजह से किसी एक को बरी कर दिया था, लेकिन उसमें वापस कुछ प्रूफ आए, साक्षी आए, मतलब कोई सबूत मिले, तो न्यायालय अपना खुद का पहले वाला जो निर्णय दिया उसको बदल सकता है, यानी न्याय को पुनः वापस से देख सकता है, न्याय की पुनः जांच हो सकती है। और इस तरह से ही ये उच्चतम न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन शक्ति का प्रयोग करता है, यानी अपने फैसले खुद बदल सकता है और सरकार के गलत फैसलों को वह रद्द कर सकता है। ये व्यवस्था कहलाती है न्यायिक पुनरावलोकन। फिर है जनहित याचिका, PIL। तो ये ध्यान रखना, PIL पब्लिक इंटरेस्टेड लेजिस्लेशन, यानी जो ये होता है कि जनहित याचिका लोगों की सुनवाई के लिए, अगर लोग खुद अपनी याचिकाओं जैसे अपनी समस्याओं को सुप्रीम कोर्ट में लेके आते हैं, ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लेके आए तो इसी तरह की याचिका को कहता है PIL। या खुद ये है कि कोई असक्षम व्यक्ति है या ऐसा कहें कि वह जो समर्थ नहीं है उच्चतम न्यायालय या हाई कोर्ट में आने के लिए, तो किसी दूसरों के द्वारा उसके पक्ष में जनहित याचिका दायर की जाती है और उस पर कोर्ट फिर सुनवाई करता है। जैसे मान लीजिए किसी आसपास के क्षेत्र में कोई प्रदूषण हो रहा है, एक फैक्ट्री बहुत ज़्यादा प्रदूषण कर रही है, तो एक व्यक्ति खुद का पर्सनल का नहीं, ये सार्वजनिक समस्या होती है, तो उन सार्वजनिक समस्याओं के लिए एक जनहित याचिका है वो कोर्ट में दायर की जाती है और उस पर कोर्ट सुनवाई करता है और फैसला देता है। तो ये कहलाता है जनहित याचिका, जो पब्लिक इंटरेस्टेड लेजिस्लेटिव या एक मैटर होता है जिस पर सुनवाई करता है, ठीक है ना। तो ये तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वह मौलिक कह सकते हैं अपने न्यायालय के कुछ शक्तियाँ हैं जिसको हमने यहाँ पे देखी है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यहाँ पे आप देखना है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय संविधान में भी न्याय जो पालिका है इसको एकीकृत और निष्पक्ष और एक तरह से स्वतंत्र व्यवस्था के रूप में स्थापित किया है। क्योंकि जब सरकार के 3 अंग होते हैं, तीनों को अलग कहा गया कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो न्यायपालिका एक स्वतंत्र होती है तभी अच्छे से काम करता है, क्योंकि न्याय देने वाला जो भी होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, न तो सरकार के पक्ष में जाए और नागरिकों के पक्ष में, यानी जो सही है उसके ऊपर निर्णय दे। तो इसलिए न्यायपालिका यानी एक तरह से हम ये कह सकते हैं, कोई व्यक्ति किसी के दबाव में है तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। नॉर्मल सी बात है, कोई व्यक्ति दबाव में है तो अच्छे से काम कर पाएगा, नहीं कर पाता है। तो इसीलिए न्यायपालिका को भी पूर्ण रूप से किसी के भी प्रभाव या अधीन में न रख के एकदम से स्वतंत्र रखा गया है, ताकि वह निष्पक्ष और निर्भर होकर काम करे, निर्भय होकर काम करे। तो इसी व्यवस्था को परिपूर्ण में लागू रखने के लिए कुछ न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान है। अब स्वतंत्रता को यहाँ पे हम देखें तो देखिए, नियुक्ति का तरीका, यानी एक तरह से पहले तो न्यायाधीशों को स्वतंत्र रखने के नियुक्ति का तरीका भी एक स्वतंत्र रखा गया है कि न तो संसद नियुक्ति कर सकती है, यानी सरकार की संसदीय व्यवस्था नियुक्त कर सकती है न्यायाधीशों को, नई नागरिक करते हैं। क्योंकि सरकार अगर नियुक्त करे, यानी संसद अगर न्यायाधीशों को नियुक्त करे तो जो न्यायाधीश बनेंगे वह सरकार के पक्ष की ओर होंगे, या नागरिक अगर चुनाव के द्वारा न्यायाधीशों को नियुक्ति करे तो वो उसके पक्ष में होंगे। तो इस तरह से न्यायाधीशों को स्वतंत्र रखा गया है कि वह निष्पक्ष काम करें। तो इसके लिए तरीका भी क्या है, कॉलेजियम पद्धति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। तो ये एक बहुत अच्छा बेहतर तरीका है, ऐसे न्यायाधीश स्वतंत्र महसूस करते, स्वतंत्र रहते हैं। कार्यकाल की सुरक्षा, यानी ये कहा गया कि जो उच्चतम न्यायालय की बात करें तो 65 वर्ष तक अपने पद पर काम करेगा, तो उसे कोई डर नहीं होना चाहिए, वह पूरा निश्चित न होकर इस पर काम कर सकता है। और जब उसे अपने पद से हटाना हो तो पद से हटाने के लिए भी जो तरीका है, महाभियोग तरीका, वो भी बहुत कठोर तरीका अपनाया गया है। क्या क्या है, बहुत ही कठोर तरीका अपनाया गया है। तो जब कोई व्यक्ति अपने पद पर, अपने जॉब पर काम करता है तो हर बार उसको डर रहेगा कि मेरी जॉब चली जाएगी, तो काम ढंग से नहीं हो पाता। तो वैसी कोई समस्या यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उनको उनके कार्यों के प्रति पूरी संतुष्टि प्रदान की गई है और ये है उनकी आज़ादी होती है। फिर है निश्चित सेवा शर्तें। निश्चित सेवा शर्तें का मतलब होता है, इनको एक तरह से ये कहा गया कि आपको अपने कार्य के प्रति किसी भी तरह की आलोचना का शिकार नहीं करवाया गया, यानी उन्मुक्तिया से आपको मुक्त रखा गया है, संसद के नियंत्रण से परे रखा गया है, और इस तरह से उनके पैसे वगैरह या जो भी उनकी व्यवस्था है वो फुल ऑफ कर दी गई है, यानी पैसों को लेकर पर्याप्त रूप में वेतन दिया गया है, ताकि पैसों की कमी के होने की वजह से कोई जो न्यायाधीश है वो लालची या भ्रष्टाचार ना हो जाए, तो इसलिए फुल ऑफ पेमेंट दिया गया है, अच्छी व्यवस्था कर दी गई है।
ठीक है ना। और सेवा शर्तें ऐसी रखेगी कि उसके कार्यकाल में उस सेवा शर्तों को कम ही नहीं की जा सकती है, सेवा शर्तों में कमी नहीं की जा सकती है, ये उनकी आज़ादी रहती है। और संचित निधि से व्यय, उनके जो भी जितने भी खर्चे होते हैं इनके न्यायिक व्यवस्था में, तो वह संसद के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, यानी खुद एक भारत की संचित निधि के द्वारा न्याय व्यवस्था में खर्चा किया जाता है। जो भी होता है उनके पेमेंट को लेकर हो या न्यायाधीशों की और कोई व्यवस्था करानी हो, तो जो भी है उनके लिए पेमेंट की जो व्यवस्था है, यानी जो व्यय होता है वो भारत की संचित निधि से होता है। तो न तो सरकार के नियंत्रण में वो एक तरह से होती है, न नागरिकों के। तो संचित निधि भारत का सेविंग अकाउंट की तरह होती है, और इस तरह से खर्चा करे तो वो किसी के भी दबाव में नहीं है, नहीं पूरी तरह से एक व्यवस्थित और स्वतंत्र काम करने की व्यवस्था के लिए संचित निधि से व्यय का प्रावधान किया गया है। फिर अपने स्टाफ कि अपने स्टाफ, ठीक है ना, अपने स्टाफ की गतिविधियों पर नियंत्रण, यानी जो उच्चतम न्यायालय में जो व्यवस्था यानी जो कर्मचारी वगैरह जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए क्या नियम बनाने, क्या व्यवस्था करनी, किसको कहाँ ट्रांसफर करना है, तो ये पूरा नियंत्रण है वह उच्चतम न्यायालय के पास होता है, क्योंकि खुद की एक अलग सी सरकार ही समझ लीजिए। क्योंकि इसके लिए जब ये अलग स्वतंत्र काम करेगी तो सरकार जब इंटरफेयर नहीं करेगी तभी ये स्वतंत्र काम कर पाती है। तो इसको पूरी तरह से अपने अधिकारी स्टाफ के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र और खुद को व्यवस्था करने की छूट दी गई है। फिर सेवानिवृत्ति के बाद जो न्यायाधीश है वो वकालत नहीं कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी कह सकते हैं योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए उनको वापस वकालत नहीं करवा दी जाती है। तो इस तरह से आप ये समझ गए होंगे कि आज का जो ये चैप्टर था, ठीक है ना, वो सेकंड चैप्टर था अपने उच्चतम न्यायालय का, आप समझ गए होंगे। तो आपको ध्यान रखना है, कुछ भी इंपॉर्टेंट अगर इससे समझ में रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, या कोई डाउट है तो ज़रूर शेयर करें। तब तक इसको पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। टेक केयर।